रे ऑफ लाइफ विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कॉन्वर्सेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग हमारे लैंड यूटिलाइजेशंस, ऑल्सो वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड utilization in terms of their percentages, in terms of national forest policies। बहुत सारे टर्म्स से हमने उसको स्टडी किया था और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि क्यों लैंड डिग्रेडेशन और कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये एक अहम मुद्दा कि हमें अपनी लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाना है, कंजर्व कैसे करना है, साथ में सॉइल एज अ रिसोर्स विच इटसेल्फ इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ स्लाइड्स, लेट्स हैव अ पिक्चर्स डिस्प्लेड जो कि आपको ज्यादा आसानी से समझने में मदद करेंगे इन कंपैरिजन टू माय मैनुअल बोर्ड एंड पेन। ओके, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। पहले तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स की हाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड अवर लैंड, लैंड हमारी डिग्रेड कैसे होती है और फिर हम उसे बचाने के तरीके देखेंगे। ठीक है, सो ये हमने देखा कि भाई 95% ऑफ जो हमारी बेसिक नीड्स हैं यानी कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब हमें हमारी लैंड से मिलती है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है बेटा जो पास्ट में भी इस्तेमाल हो रही थी, हम भी कर रहे हैं और आने वाली हमारी जनरेशन भी करेगी, तो उसे हमें बचाना है, उसकी ज़रूरत समझिए। अब हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे लैंड को निरंतर खराब कर रही हैं। उसको क्या एक्टिविटीज़ हैं ये बताने से पहले सबसे पहले आप ये देखो, एक हैरानी वाली बात देखो जो कि फ्रॉम योर एनसीईआरटी है, अगेन ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अलग से, मैं उसकी कुछ हाईलाइटेड लाइन्स आपको शो कर रही हूँ। ये देखो, ये पेज नंबर 7 की लाइन्स हैं बेटा, जिसमें लिखा है कि 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड आपके इंडिया में खराब हो चुका है, यानी कि डिग्रेड हो चुका है। आप समझ रहे हो, अमाउंट समझ रहे हो, 130 मिलियन, इट्स सो बिग 130 मिलियन हेक्टेयर एक बहुत बड़ा ज़मीन है जो कि हमने ख़राब कर दिया है। ठीक है, इसमें से 28% तो हमारे फॉरेस्ट का हमने ख़राब करा है, 56% हमारा जो है पानी से ख़राब हो गया है। ठीक है, सलीन वाटर या एल्कलाइन डिपॉजिट से, ठीक है, कुछ टॉक्सिक डिपॉजिट्स या बहुत ज़्यादा नमक घुल जाने से, उसके डिपॉजिट्स हो जाने से हमारा जो एरिया है वो ख़राब हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जिन्होंने हमारा ख़राब कर दिया है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आ गया बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ गया आपका ओवर ग्रेजिंग। आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जब लोग अपने लाइव स्टॉक्स को ग्रेज कराने ले जाते हैं तो वो ज़मीन ख़राब कर देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा ना कि जानवर जहाँ पे चढ़ता है वो ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं बाय एनिमल्स। ओके, माइनिंग और क्वेरिंग एक बहुत बड़ी रीज़न है, ये आपके अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया होगा ये बात। माइनिंग, जो हम अपने मिनरल्स को खोद कर निकालते हैं ज़मीन में से, वो प्रोसेस हमारे उस ज़मीन को बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब कर देता है। तो ये हमने देखा है बच्चों, क्या होता है कि जब मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं ना, तो वो लैंड लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा एक डिसएडवांटेज है। उससे बहुत लंबे समय तक असर रह जाता है, उसकी छाप छूट जाती है और ज़मीन हमारी ख़राब हो जाती है। टॉक्सिक केमिकल्स फैल जाते हैं दूर दूर तक ज़मीनों में, पानी तक आपका काला नीला पीला पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दोस केमिकल्स। और सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ होती हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। ठीक है, ये माइनिंग की वजह से, माइनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन और कोल की डिपॉजिट्स मिलती हैं, स्टील की डिपॉजिट्स मिलती हैं, सॉरी स्टील तो अलॉय हो गया आपका। ठीक है, तो वो लोग इसे निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पहले तो पेड़ काटेंगे, ज़मीन खाली करेंगे और उसके बाद उस लैंड को डिग्रेड हो ही जाता है। जब आप उसमें से माइनिंग करोगे ना तो इतनी गहरे स्तर पर माइनिंग होती है कि वो लैंड ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पे लोग ओवर ग्रेजिंग बहुत करवाते हैं। आपने एनिमल्स को लेके जाएंगे और ओवर ग्रेजिंग, जरूरत से ज़्यादा वो चढ़ देते हैं और पूरा लैंड खराब हो जाता है। वहीं अगर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, फिर से बोल रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे लैंड में और उसकी वजह से लैंड वाटर लॉजिंग की वजह से खराब हो जाता है, सेलिनिटी आ जाती है, एल्काइन हो जाता है सॉइल और वो खराब हो जाता है, फिर इस्तेमाल का नहीं बचता। तो ये एक रीजंस थे। साथ में जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होती है बच्चों,
ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन वाली जो इंडस्ट्री होती है, जो कैल्साइट या सोप स्टोन में काम करती हैं, सिरेमिक इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में डस्ट घोल देती हैं। धुआं उड़ता हुआ आपने कभी देखा है आपके घर में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चले तो कितना धुआं हो जाता है हर जगह पे। तो एटमॉस्फेयर में जो ऐसी इंडस्ट्री होती है वो इस क्वांटिटी में धूल भर देती हैं बच्चों कि वो धीरे धीरे करके धूल जब सेटल होगी तो कहाँ जाएगी, पानी में, और फिर पानी के थ्रू वो सॉइल में बैठ जाती है और सॉइल को खराब कर देती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो अपना एफ्लुएंट्स निकालती हैं, हवा में निकालती हैं अपना वेस्ट, पानी में निकालती हैं। अल्टीमेटली दोनों तरीके के वेस्ट सॉइल में घुल जाते हैं और वो सॉइल को टॉक्सिक कर देते हैं, बिल्कुल खराब कर देते हैं, किसी काम का नहीं छोड़ते। तो ये हमने डिस्कस किया कि किन किन तरीकों से हम अपने लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। फटाफट से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। माइनिंग के थ्रू डिग्रेड कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन के थ्रू डिग्रेड कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग के थ्रू डिग्रेड कर रहे हैं, मिनरल इंडस्ट्री डिग्रेड कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री डिग्रेड कर रही है, साथ में हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो इफ्लुएंस है जो कि लिक्विड फॉर्म और वेस्ट सॉलिड फॉर्म में हम निकाल रहे हैं वो भी हमारे सॉइल को खराब कर रहा है। सो यू हैव 5 वेज जिससे आपकी लैंड डिग्रेड हो रही है। अब आता है सवाल कंजर्व कैसे करेंगे भाई, कॉन्वर्जेशन कैसे होगा इसका। तो कॉन्वर्जेशन ऐसे होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। सबसे पहली चीज, एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे। ओवर ग्रेजिंग मत करिए भाई, जो जो प्रॉब्लम थी वही सॉल्यूशन है। ओवर ग्रेजिंग हो रहा था भाई मत करो, ओवर ग्रेजिंग रोको। ग्रेजिंग मैनेज तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स लगाओ। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, प्लांट की एक लंबी लंबी लाइन लगा दो हर जगह पे। ठीक है। हर जगह पर ऐसे मत सोचना, हर जगह पे मतलब जहां जहां स्कोप है वहां वहां। ठीक है। कंट्रोल करना है हमें अपने जो हम लोग अपना ये कर रहे हैं, लैंड का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। साथ में जो हमारा वेस्ट लैंड है उसको हमें मैनेज करने के तरीके ढूंढने हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स ढूंढ के लानी है कि हमारा वेस्ट लैंड भी प्रोडक्टिव बन जाए। ठीक है। जो हमारी माइनिंग से जितना भी टॉक्सिक निकलता है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज होना जरूरी है। सेम बात जो हमारी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं वो जो निकलते हैं तो उनका ये उन इंडस्ट्री कंपनी एक्ट के तहत उन इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है बनती है कि वो उस एफ्लुएंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें और फिर उसको डिस्पोज करें, ऐसे ही डिस्पोज ना कर दें। ठीक है। जिससे कि हमारा लैंड और वाटर खराब हो जाए। तो ये हम लोगों की इंडस्ट्रियल एरिया की, सब अर्बन एरियाज की नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही में गवर्नमेंट कंपनी एक्ट के थ्रू ये चीजें इनैक्ट करने की कोशिश अब कर भी रही है। ओके। सो यहाँ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है विच इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कॉन्जर्वेशन। अब हम एक नया टॉपिक आज ही शेयर करेंगे, दैट इज सॉइल एज अ रिसोर्स। पहले तो आप ये समझिए मिट्टी आपके लिए कौन सा रिसोर्स है। शुरुआत में मैंने बताया था सॉइल हमारा रेन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है। ये हमें मिलता ही रहेगा। इंपॉर्टेंस तो देखो, सॉइल एक ऐसी चीज है बेटा जो जीवन सस्टेन कर रहा है। प्लांट के अगर ग्रो हो रहे हैं तो सॉइल से हो रहे हैं। छोटे छोटे जो आपने ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सॉइल में होते हैं। इवन आप भी मिट्टी से ही बने हैं, ये आपने सुना होगा, है ना। तो हर चीज हमारी किससे चल रही है, सॉइल से चल रही है। अब सॉइल में भी आप ये समझो अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है, सॉइल की अलग थिकनेस होती है, सॉइल के बनने के तरीके अलग होते हैं, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, इवन केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। तो सॉइल अपनी इन अलग अलग चेंजेस की वजह से अपने अलग अलग नामों से जानी जाती है, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज नहीं पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पहले तो सॉइल बनता कैसे है, क्योंकि ये छोटे छोटे जूनियर क्लासेस के टॉपिक हैं, पर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर नहीं पता होंगे तो बहुत खराब लगता है। तो सॉइल बनता कैसे है, सॉइल फॉर्मेशन क्या चीज़ है। बच्चों देखो, मैं आपको बहुत आसानी से पिक्चर्स के थ्रू दिखाती हूँ। सबसे पहले पिक्चर देखो, ये बारिश हो रही है एक रॉक के ऊपर। मतलब ऐसे कई सारे रॉक होंगे, जब बारिश होती है तो ये पानी इन रॉक पे पड़ता है। अब पानी जब रॉक पे पड़ गया तो पानी में कुछ दरारें होती हैं और ये पानी उन दरारों के थ्रू इन रॉक्स में चला जाता है। ठीक है। जब ये पानी उन रॉक्स में घुस गया फिर वो धीरे धीरे करके जम जाएगा, और जब वो जमने लगेगा तो वो फैलेगा, एक्सपेंड होगा, और इतनी पावर होती है उसके एक्सपेंशन में कि ये रॉक टूट के बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है, छोटे छोटे हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। इतने छोटे हो जाते हैं कि छोटे छोटे होते होते एक दिन ये मिट्टी बन जाते हैं।
तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स मेक्स अ सॉइल, ये आपको ध्यान में रखना है। वेदरिंग ऑफ रॉक मेक्स अ सॉइल, ठीक, कि जब एक रॉक वेदर होता है तो वो सॉइल बनता है ना। कैसे बनता है मैंने आपको दिखाया। और सिर्फ ये बारिश का पानी ही वजह नहीं है, मोजेस जो आते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, घासें उगाती हैं, मोजेस आ जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे सॉइल की। इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती है ना पत्थर के अंदर कि वो तोड़ देती हैं उस पत्थर को, इतनी पावर होती है उन जड़ों में, तो उससे भी वेदर्ड हो जाते हैं रॉक्स। ठीक है। तीसरा तरीका, जो एनिमल्स क्या करते हैं, कभी कभी ग्रेस करते करते इतना लंबा छेद कर देते हैं मिट्टी के अंदर, ये लोग इस कदर खा जाते हैं मिट्टी को कि फिर पानी अंदर तक जाने लगता है मिट्टी के, और जब वो अंदर तक जाने लगता है तो वो अंदर के पत्थरों को तोड़ देता है और सॉइल की लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे, मैं सारी चीज़ें पिक्चर्स स्क्रॉल करती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ। ओके, अब हम सबसे एक अहम चीज को आज पढ़ेंगे एंड दैट इज सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 7 के राइट हैंड साइड पे एकदम कॉर्नर में बनी है नीचे सॉइल की प्रोफाइल। अब उसे समझेंगे क्या चीज़ है। देखो, सॉइल की प्रोफाइल आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 3 हॉराइजन में होती है। हॉराइजन मतलब इसकी लेयर्स को हम हॉराइजन बोलते हैं, हॉराइजन ए, हॉराइजन बी, हॉराइजन सी। एक एक करके तीनों हॉराइजन्स देखेंगे और उनका यूटिलाइजेशन देखेंगे, उनकी पहचान देखेंगे। बच्चों देखो, सॉइल में बहुत सारी लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपर, जिसको आप देख पा रहे हो, जिस पे आप रह पा रहे हो, जिस पे आप पेड़ उगा रहे हो, एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं, इंसान अपना काम कर रहे हैं, वो है हॉराइजन। बहुत सॉफ्ट होती है ये मिट्टी, बहुत नरम होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, सबसे ज़्यादा पानी का कंटेंट इसके अंदर होता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अगर आप कहो सबसे ज़्यादा नमी और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिलेंगे तो वो ए हॉराइजन में मिलेंगे। क्लियर है। ये जो पिक्चर आपके सामने ए हॉराइजन दिखा रही है, डार्क येलो कलर कर दिया है इसमें। नेक्स्ट आता है बी हॉराइजन, इसी के नीचे। बी हॉराइजन में बच्चों सैंड, सिल्ट, क्ले, पत्थर, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अब ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो बी हॉराइजन। ठीक है। बी हॉराइजन इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है, अपनी सैंड, सिल्ट, क्ले के लिए। सी हॉराइजन अगर आप देखोगे तो सी हॉराइजन में ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दे हैव बिग, वेदर्ड कम होते हैं ये। तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो सब आपके सी हॉराइजन में बनते हैं। और एक चीज़ और ये समझ लो पहचान में इनकी, कि जो अनवेदर्ड, थोड़े थोड़े वेदर्ड होते हैं ये रॉक। सी हॉराइजन में ना पत्थर होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, यानी कि टूटे हुए पत्थर होते हैं। लेकिन जो एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, जैसे आप कहोगे अनवेदर्ड, या आप पिक्चर में देख के समझ पा रहे होगे मेरी बात की मैं क्या कह रही हूँ। सबसे नीचे देखो, सबसे बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर थोड़े छोटे पत्थर हैं, फिर और छोटे पत्थर हैं, फिर बिल्कुल छोटे पत्थर हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब जब जैसे जैसे पत्थर टूटता जा रहा है वो मिट्टी बनता जा रहा है, उसकी लेयर ऊपर आती जा रही है। समझ में आ रहा है। तो ये जो सबसे नीचे वाली बेड सॉइल कहते हैं उसको, जो सी हॉराइजन से नीचे है, जो व्हाइट कलर में है और जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, तो ये जो सी हॉराइजन के नीचे जो होता है इसको हम बेड रॉक कहते हैं। और सारा अनवेदर्ड पत्थर इसके अंदर होता है, और जितने भी आपके फॉसल फ्यूल बनते हैं, कोल पेट्रोलियम बनता है, वो सब इसी बेड रॉक पे बनता है। ठीक है। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर सॉइल प्रोफाइल। इसमें हमने सॉइल प्रोफाइल का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, हमने ये देखा कि भाई सॉइल बनती कैसे है, क्योंकि आपका जानना जरूरी था। और अब हम पढ़ेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर इस चैप्टर से कोई चीज़ आती है ना तो वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो फिर अब हम क्या पढ़ेंगे कि अपने टेक्सचर, अपनी एज, अपनी थिकनेस, अपने कलर, अपनी सॉइल फॉर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉइल को हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा है, उनका हम फीचर्स देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस एनी लेक्चर। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक तो आपकी इच्छा है, आपको पसंद आता है तो करिए। ठीक है। ओके, स्टे हेल्दी स्टूडेंट्स, बाय बाय।